हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का 6th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। आज के इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन के बारे में और जो लिविंग बींग्स हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, किन किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं और कैसे उस भोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस पार्ट 3, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? पोषण। हम जानते हैं कि जो भी सजीव हैं तो उनको वृद्धि करनी है, इधर उधर चलना है, तो उनके लिए क्या होती है? ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ऊर्जा आती कहाँ से है? जो हम खाना खाते हैं तो उससे उनको ऊर्जा मिलती है। तो वही जो ऊर्जा है, ठीक है, वो ऊर्जा जो मिलेगी वो किससे मिलेगी? खाना खाने से। तो वो सब किसके अंदर आता है? न्यूट्रिशन यानी पोषण। जो पोषक पदार्थ हम खाएंगे तो उसी पर सब निर्भर करता है। When you walk or ride a bicycle, we are using up energy. We are when we are walking or ride a bicycle, जब हम क्या करते हैं? घूमते हैं, टहलते हैं और या हम साइकिल की सवारी करते हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, तो हमें क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अप्रियंट एक्टिविटी, एनर्जी नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। देखो, जब हम कुछ भी नहीं करते हैं, जब किसी भी स्थिति में हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तो ठीक है, उस स्थिति में भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब कोई भी एक्टिविटी हम नहीं कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होगा? हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर में कम की स्थिति को अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, मान लो हम सोए हुए हैं या कहीं पर बैठे हुए हैं, तो उस समय भी हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body। ठीक है, वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। क्या हमने? वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। जब हम वृद्धि करती होती है, हम शरीर की वृद्धि होती है, तो हमें बाहर से भी कुछ मटेरियल्स, कुछ पदार्थों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन आवर बॉडी। तो जैसे प्रोटीन है या अन्य कोई पदार्थ हैं तो उनकी हमारे शरीर के लिए आवश्यकता पड़ती है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड वी ईट। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन कहते हैं। ठीक है, हमने कहा ये ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वो क्या है? भोजन है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? जो सजीव हैं अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। सभी जीवों में, ठीक है, सजीव जो भी हैं तो सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता, प्रत्येक की आवश्यकता क्या है? सामान्य, एक जैसी है। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो भी जीव है, सजीव है तो उसमें ऊर्जा की सामान्य आवश्यकता समान होती है, बट इट इज बिल्ड फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। इसकी जो आपूर्ति होती है शरीर में वो विभिन्न विधियों से होती है, अलग अलग तरीके से उनकी आपूर्ति हो सकती है। सम ऑर्गेनिज्म use simple food materials obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. Some organisms and use simple food materials obtained from inorganic sources. कुछ जो जीव है वो इनऑर्गेनिक जो स्रोत है, मतलब अकार्बनिक जो स्रोत होंगे उनसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. ठीक है, हमने क्या कहा? कुछ जो जीव है वो कार्बन डाइऑक्साइड या अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनसे कंपोनेंट्स को प्राप्त कर लेते हैं। ये जीव स्वपोषी होते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोला हमने? दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉफ्स। इन्हें क्या बोलते हैं? हम स्वपोषी बोलते हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु भी आते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो ये क्या अपने आप में स्वपोषी होते हैं, जिसमें सारे ग्रीन प्लांट होंगे, उसके अलावा उसमें कुछ मात्रा में बैक्टीरिया भी आएंगे। द अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। इसके अलावा अन्य भी जो भी
क्या होते हैं, जीव होंगे वो जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। जैसे हमने कहा सुक्रोज, स्टार्च कहा, तो स्टार्च क्या होगा, अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का यूज करेंगे। तो कुछ मात्रा में जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया होंगे और ग्रीन प्लांट होंगे, तो वो ऑटोट्रॉप से कहलाते हैं। बचे हुए सारे क्या होंगे, हेटरोट्रॉप कहलाएंगे। इसको हम देखेंगे आगे। These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can used for the upkeep and growth of the body. क्या हमने these complex substances have to be broken down into simpler ones. ठीक है, इन जटिल जो पदार्थ होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो पदार्थ होंगे, मटेरियल होंगे, उनको सरल पदार्थों में विघटित करना अनिवार्य है। ठीक है, हमने क्या कहा, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे उनको सिंपल वन में क्या होगा, ब्रेक डाउन करना अनिवार्य होगा, बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, उनको विखंडन, जो कॉम्प्लेक्स पदार्थ होंगे, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं, उनको क्या है, तोड़ना, छोटे रूपों में तोड़ना अनिवार्य है, ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। ठीक है, उनकी मेंटेनेंस के लिए, अपकीप या ग्रोथ के लिए क्या होगा, आवश्यक होगा। टू अचीव दिस ऑर्गेनिजम्स यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। ठीक है, इसे प्राप्त करने के लिए जो जीव है, सजीव है, वो जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। ठीक है, तो इसको प्राप्त करने के लिए जो जीव है वो कुछ जीव जैव कैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट का उपयोग करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। याद रखिएगा। दस द हेटरोट्रॉफ्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हेटरोट्रॉफ्स हैं, हेटरोट्रॉफ्स को हिंदी में बोला जाता है विषमपोषी, तो विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी जो प्लांट्स होंगे या जो एनिमल्स होंगे उन पर आश्रित रहते हैं। प्लांट्स ही मेन होंगे जनरली। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो प्लांट्स होते हैं। क्या कहा हमने, 10 दी हेटरोट्रॉफ्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। इसलिए सजीव जो होंगे, जो भी परपोषी होंगे, ठीक है, विषमपोषी होंगे, वो जीवन यापन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ऑटोट्रॉफ्स पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगाई। ठीक है, जो जंतु क्या होंगे, हेटरोट्रॉपिक होंगे, ठीक है, विषमपोषी होंगे, उसमें एनिमल्स भी आते हैं और कवक भी आते हैं। ठीक है, जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, विषमपोषी या हेटरोट्रॉप्स किसे बोला हमने, ऑल और एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, फंजाई या फंगी जो बोलेंगे हम, ठीक है, कवक और सारे जीव जंतु क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं। अगला हमारे पास है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, स्वपोषी पोषण। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो भी स्वपोषी जीव होते हैं, ठीक है, जो भी क्या होंगे, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी की जाती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ठीक, ग्रीन प्लांट करते हैं ना फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, अपना भोजन बनाते हैं। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, जिसमें सनलाइट मिलेगी। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह वह प्रक्रम है जिसमें ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी बाहर से मिले कुछ मटेरियल्स को, पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, बाहर से कुछ जो ऑटोट्रॉप्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो अन्य सब्सटेंसेस होंगे उनको एनर्जी के रूप में परिवर्तित कर देंगे। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, हमने क्या कहा कि बाहर से जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कुछ पदार्थों को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये पदार्थ क्या क्या है हमारे पास, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर। ठीक है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में लिए जाते हैं। मतलब जो रॉ मटेरियल होगा फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल दिए जाते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से अभिक्रिया करने के बाद सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, उसे क्या, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू दी प्लांट। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्राप्त करने में प्रयुक्त होते हैं। एक तो पौधे को भी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगी और उन प्लांट्स को अगर हम यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो उनके लिए भी क्या होगी,
ये कार्बोहाइड्रेट हेल्पफुल होंगे। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, यह कैसे इसका अनुभाग में, ठीक है, कैसे इसको लिया जाता है, तो इसका अगले जो चैप्टर आएगा उस पर वहाँ पर डिस्कस करेंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे की आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाएगा। ठीक है, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जिस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग तुरंत नहीं किया जाएगा उसको शरीर में स्टार्च की तरह स्टोर किया जाएगा। ठीक है, बॉडी में स्टार्च की तरह स्टोर किया जाएगा और जब उनको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जब प्लांट्स को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो उस समय इस स्टार्च का यूज किया जाता है। अ समवट सिमिलर सिचुएशन इन सी अस where some of the energy derived from the food we eat in stored in our body in the form of glycogen। हमने कहा कि प्लांट, पेड़ पौधों में क्या होता है, जो फूड, एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, उनकी बॉडी में क्या होगा, स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। तो उसी तरीके से a somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat in stored in our body in the form of glycogen। ठीक है, इसी तरह से हमारे अंदर भी यही प्रक्रिया देखी जा सकती है। ठीक, इसी तरह की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन में व्युत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसका कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होगा, ग्लाइकोजन के रूप में क्या होगा, वो भोज्य पदार्थ क्या होंगे, स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा ग्लाइकोजन ह्यूमन स्टार्च कहलाता है। ग्लाइकोजन को क्या बोलता हम, ह्यूमन स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, ये तो पेड़ पौधों का स्टोर्ड फूड है, यानी पेड़ पौधों में जो भोजन इकट्ठा किया जाता है स्टार्च के रूप में किया जाता है। ठीक, कलेक्ट किया गया भोजन क्या होगा, स्टार्च के रूप में। जबकि ह्यूमन बींग्स में अगर हमने भोजन ज़्यादा लिया है तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं तो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हम ग्लाइकोजन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दी है, यहाँ पर एरो छूट गया। तो क्या होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O टू गिव, यहाँ पर एरो आएगा, तीर आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, तीर, टू गिव C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे पास फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। अब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में हमने क्या कहा था, क्या क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी होगा यहाँ पर। ठीक, क्लोरोफिल को आप PHYL क्लोरोफिल। ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए हमें, सनलाइट। ठीक है, तो दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक क्या होगा क्लोरोफिल और दूसरा क्या होगा सनलाइट। तो एरो के ऊपर क्लोरोफिल लिख दीजिएगा, एरो के नीचे सूर्य का प्रकाश या सनलाइट। तो इस ढंग से क्या होगा, क्लोरोफिल और सनलाइट की जरूरत पड़ेगी किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो रिएक्शन क्या है हमारे पास, 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O, एरो लगाएंगे हम, उसके बाद तो क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 6CO2 प्लस 12H2O के रूप में भी लिखा जाता है इसको। 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू क्या बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ऐसे भी इस इक्वेशन को राइट किया जाता है। ये H2O यहाँ पर नहीं है, इसको क्या लिखेंगे हम, 6H2O, 6H2O। ठीक है, 6 जलों के अणु अलग होंगे। यहाँ पर क्या चाहिए होगा, क्लोरोफिल चाहिए होगा, एरो के ऊपर क्या लिखेंगे हम, क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक है, एरो के ऊपर क्या लिखेंगे हम, क्लोरोफिल और सनलाइट हम राइट कर लेंगे। तो ये क्या थे हमारे पास, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, याद रखिएगा पूछी जाती रिएक्शन। ठीक है, लेट्स नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। ठीक है, और कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं, प्रक्रिया होती है, तो उसको हम देखते हैं। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, जो लाइट यानी जो सूर्य के द्वारा ऊर्जा निकलती है, सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या हमारे पास, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल जो प्लांट की लीव्स जो होती हैं, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है।
सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरे स्टेप पे क्या क्या हमने, जो सनलाइट थी, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो था, या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा है, उसको हम रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो क्या करता है, पानी को H2O को किसमें तोड़ देता है, H2O को हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देगा। ठीक, किसमें तोड़ देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। यानी वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। यानी ऑक्सीजन जो हम सांस लेने में जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं वो जल से प्राप्त होती है, इसको याद रखिएगा। तीसरा स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तीसरे स्टेप में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो हाइड्रोजन निकला हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बना देगा, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, तो ग्लूकोज का निर्माण करेगा या कार्बोहाइड्रेट में बदल जाएगा। तो इस ढंग से तीन प्रक्रिया कहा हमने। ठीक है, पहला क्या कहा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, जो क्या होती है, प्रकाशीय ऊर्जा को उसको क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या हमने, जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाएगा। और जल के अणु जो होगा उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाएगा। तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोजन लेके, ये जो हाइड्रोजन होगा इसको एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ पर पूर्ण होती है। These steps need not take place one after and other immediately। ठीक है, यह जो आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक दूसरे के बाद हो। ठीक है, एक स्टेप पूरा हुआ तो ऐसा नहीं है कि तुरंत सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें प्रक्रिया चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट व्हिच इज acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during a day। देखो, कुछ जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हमने कुछ जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें डेजर्ट को हम मरुद्भिद बोलते हैं हिंदी में। तो कुछ जो डेजर्ट प्लांट होंगे, डेजर्ट पेड़ पौधे होंगे, वो रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएंगे। एक इंटरमीडिएट क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ये इंटरमीडिएट स्टेप में रिएक्शन रुकेगी। ठीक है, उसके बाद दिन में सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल के द्वारा ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको बनाएगा। ठीक है, क्या कहा हमने, जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं, ठीक है, डेजर्ट रेगिस्तान या मरुद्भिद होते हैं, तो जो डेजर्ट के प्लांट होंगे वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से प्राप्त कर लेंगे और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, एक मध्यस्थ क्या बना देंगे, उत्पाद बनाएंगे। और दिन के समय सूर्य के प्रकाश, सूरज तो दिन में ही आएगा, तो दिन में क्या होगा, ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में। तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होंगी, ठीक है, वो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके जो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था उसको फाइनली किस में बदल देता है, फाइनल प्रोडक्ट में। लास्ट जो उत्पाद बनेगा कार्बोहाइड्रेट, उसमें बदल दिया जाएगा। Let's see how each of components of the above reactions are necessary for photosynthesis। ठीक है, देखते हैं हम कि उपरोक्त जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, उसका प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, ठीक है, हमने if you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain ग्रीन डॉट्स। ठीक, अभी हम इसको चित्र में दिखाते हैं। क्या कहा हमने, यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की क्रॉस सेक्शन को, जो उसकी काट है, ठीक है, उसको हमने क्रॉस सेक्शन कर लिया, अनुप्रस्थ काट का माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्वेशन करेंगे माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देखेंगे, तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के कुछ बिंदु दिखाई देते हैं। ठीक, ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये प्लांट्स ये आपको दिखा रखा है सेल्स, तो ये ठीक है, कुछ छोटी छोटी क्या होंगे, लीफ ब्लेड। ठीक है, तो ये डॉट्स आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी की बात हो रहा है। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट व्हिच कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, क्या हमने, ये जो डॉट्स, ठीक है, जो हरे बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, हरे बिंदु
कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होगा, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट व्हिच कंटेन क्लोरोफिल। तो ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन कलर के जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, और जिनके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल। लेट्स डू एन एक्टिविटी व्हिच डेमोन्स्ट्रेट द क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, एक क्रियाकलाप करेंगे जिससे यह पता चले कि फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसको हम अगली एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। तो एक एक्टिविटी आएगी 6.1, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है। तो यहाँ पर ये देखो सेल्स, ठीक है, ये दिखा रखे हैं डॉट्स, तो क्लोरोप्लास्ट दिखा रखा है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पर ये डायग्राम भी बनाने के लिए आता है, तो आपको भी पता होना चाहिए, ठीक। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, तो ये क्लोरोप्लास्ट है, छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देना, कहा था हमने ग्रीन कलर के डॉट्स होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल। तो ये जो डॉट्स होंगे छोटे छोटे, तो इनके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल उपस्थित होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसको हम एक्टिविटी देखेंगे 6.1, जिसमें हम यह एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसके लिए क्लोरोप्लास्ट की जरूरत पड़ती है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।